Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study channel. I hope you all doing well. Friends, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेजेंटली भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं जो कि जनरल इलेक्शन है, जिसमें हम अपने आने वाले टाइम में अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है इंडिया में 2024 का, विच इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसमें हम समझने वाले हैं इलेक्शन कमीशन कब बना था, इलेक्शन कमीशन की क्या इंपॉर्टेंट पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कंपोजिशन है, क्या कैसे इलेक्शन कमिश्नर्स को हम अपॉइंट करते हैं। ओके, क्या उनके क्वालिफिकेशंस है, उनके क्या विजन है, मिशन है। ओके, इस चीज को हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो लिटिल बिट आपका ये जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट नो प्रॉब्लम, वी आर स्टूडेंट एंड इट्स आवर ड्यूटी एज अ स्टूडेंट टू गेन आवर नॉलेज and to make more expand of our knowledge horizons, as well as हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को गेन करना है, जैसे उसकी हॉरिजन को बढ़ाना है। क्योंकि जब हमें नॉलेज ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हम किसी भी एग्जाम को क्लेरिफाई करने में हमें ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टॉपिक्स को कवर करना है तो साथ ही साथ उसके रिविजन्स को भी हमें रेगुलर बेसिस पे करना होगा। तो आप चाहे जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज अबाउट यूपीएससी एग्जाम और इट इज स्टेट पीसीएस एग्जाम, ओके, तो उसमें ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ऑब्वियसली इस साल तो पूछे ही जाएंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन की इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, पूरे टाइम वो आपके न्यूज में रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन का क्या बॉडी का क्या उसका टोटल हिस्ट्री है। तो जो इलेक्शन कमीशन है विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक आपकी संस्था है। ओके, अब हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है। तो भारत में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उन इंस्टीट्यूट को कहते हैं विच आर एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, and they can be only be created or changed by passing a constitutional amendment bill rather than the act of parliament. Act of parliament bill लाके हम किसी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में चेंज नहीं कर सकते। इसको अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो हमें क्या लाना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारा संविधान बना रहे थे, उन्होंने इसे स्टैब्लिश किया और उनका मानना था द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया recognize the need for independent institution and which can regulate sectors of national importance without any executive interference के काम होना चाहिए। इसलिए इन संस्थाओं को बनाया गया है कि इनमें किसी एग्जीक्यूटिव के जो आपके पर्सनालिटीज हैं उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, जिससे ये हमारे जो देश की संस्था है उसको और ज्यादा मजबूत बनाता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको और ज्यादा कह सकते हैं कि और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। ओके, चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 प्रोवाइड कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या क्या डायरेक्शन है, सुपरिटेंडेंट है काम को लेकर, मतलब ये किन किन इलेक्शंस को कंडक्ट करा सकता है भारत में। तो इलेक्शन टू पार्लियामेंट जो अभी चल रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें हम चीफ मिनिस्टर और एमएलए को चूज करते हैं बाय गिविंग आवर वोट्स। फिर उसके बाद आता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट काम है जो इलेक्शन कमीशन अपने अपने कह सकते हैं पावर में काम ये एग्जीक्यूट करते हैं ये इलेक्शंस को लेकर। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इलेक्शन कमीशन को हम हिंदी में निर्वाचन सदन भी कहते हैं। ओके, भारत निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन इज ऑल इंडिया बॉडी है, जी हाँ, ऑल इंडिया बॉडी है, दैट इज कॉमन टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। लेकिन क्या आप बताइए, जो स्टेट के पंचायती इलेक्शन है उन्हें कौन कंडक्ट कराता है? तो उनको कंडक्ट कराने के लिए आपके पंचायत से रिलेटेड जितने भी इलेक्शन है वो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट आ गया। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट क्या है, संवैधानिक नियुक्ति क्या है आपके हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो देखिए ये बना था 1950, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं जब संविधान बना था उसके साथ ही इसे बनाया गया है। Till 15th October 1989, the Election Commission was a one-member body with only one chief election commissioner। इसका मतलब ये है कि इसके 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन था, जो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, वो जो आपके डायरेक्शन तैयार करते थे उसी के आधार पे और बाकी जो आपके काम एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन इसके बाद इसमें ऐड किए गए और कमिश्नर्स को। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो 16th October 1989, the voting age was changed from 21 to 18 years। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। हमेशा क्वेश्चन में आप देखे होंगे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछता है कि इनमें से क्या राइट है। तो क्या 16 अक्टूबर 1989 का जो हमारा वोटिंग एज था वो आपका 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया? जी हाँ, किया गया। और इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और अपॉइंट किए गए बाय द प्रेसिडेंट इन ऑर्डर टू cope with the increased work of the election commission। Since then, election commission was a multi-member body। अब हो चुकी है, अब इसमें टोटल 3 इलेक्शन हेड कमिश्नर्स आ चुके हैं और यही इसको कह सकते हैं कि इनके हेड होते हैं और जो भी इनका डिसीजन होता है आपस में मेल जुल के होता है। लेकिन कोई डिफरेंस आ जाता है तो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग से वोटिंग किया जाता है, फिर उस पर डिसाइड किया जाता है कि हाँ इस चीज को हम आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर देख लेते हैं। अब पावर क्या क्या है। इलेक्शन, द चीफ एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव द सेम पावर एंड दे रिसीव एमेलुमेंट्स इंक्लूडिंग सैलरीज। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पावर है और जो उनको सैलरीज और उनको आपके कह सकते हैं जो आपके सुख सुविधाएं कह सकते हैं, ओके, मिल सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या आपके एमेलुमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वैसे ही हमारे जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स हैं उनको दिया जाता है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर दोनों में कोई मत है और उस पर डिफरेंसेस बनते हैं among the chief election commissioner and 2 other election commissioner, the matter is decided by commission by a majority। The office is held by them for a term of 6 years। 6 साल तक वो अपने ऑफिस के एज अ काम कर सकते हैं और until the age of 65 years, और जब तक उनकी 65 years है। ओके, whichever is earlier। अब इनमें से जो पहले हो जाता है फिर उसके बाद वो आप रिटायर, मतलब वहां से वो अपना काम छोड़ देते हैं। They can also be removed or can resign at any time before the expiry of their term। देन प्रेसिडेंट, अब उनके अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करते हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन चीफ कमिश्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। व्हेन एनी अदर EC is so appointed, the CC Chief Election Commissioner act as the Election Commissioner Chairman। The President can also appoint Regional Commissioner to assist the commission if necessary after consulting the election commission। जो रीजनल लेवल पे आपके कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं उनको भी कब अपॉइंट किया जाता है? आफ्टर द कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन। देन उनका जो टेन्यूर और ऑफिस है एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑल द कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द कंट्री प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन मतलब डिसाइड करते हैं कि उनको क्या आपके कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं और कितना टाइम होगा। ओके, देन इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता है हमारे इलेक्शन कमीशन की, यस है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर दिया जाता है। ओके, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक टाइम फिक्स किया गया कि इस टाइम से इतने तक आप काम करेंगे एज अ चीफ। ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एंड द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको जो आपको हटाने का, पोस्ट से हटाने का मैनर है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वैसे ही आपके जो इलेक्शन कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन के
वो जो सेम प्रोविजन उनके लिए है वही प्रोविजन उन पे इम्प्लीमेंट होता है. इन अदर वर्ड्स, he can be removed by the president on the basis of resolution passed to that effect by both the houses of parliament का होना चाहिए. ओके, विथ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इन्हें हटाने के लिए इनके पोस्ट से, इधर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. इनकैपेसिटी का मतलब होता है कि वो साउंड माइंडेड नहीं है, वो अपने काम करने में सक्षम नहीं है, इस चीज को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है. Then, thus, he does not hold his office until the pleasure of the president, though he is appointed by him. And the service condition of the chief election commissioner cannot be varied to his disadvantage after his appointment. Then, any other election commissioner or a regional commissioner cannot be removed from office except on the recommendation of chief election commissioner. जब तक recommend नहीं करेगा तब तक कोई दूसरा जो commissioner है या regional commissioner को हम नहीं हटा सकते. अब क्वालिफिकेशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं प्रिस्क्राइब कराया गया, तो यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग देयर लीगली कैसा होना चाहिए, एजुकेशनल बेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल लेवल पे, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. मोस्ट ऑफ द जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो यूपीएससी के थ्रू जो आपके ब्यूरोक्रेट सेलेक्ट होते हैं उसी के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट होती है. कब? जब ये एक अच्छा इनको एक्सपीरियंस हो जाता है एडमिन का, ओके, इन सारी चीजों का, तब इनका जब ये एक अपने एक कह सकते हैं कि एक दो डिकेड बिता लेते हैं एडमिन में, जो देश का सिस्टम है उसको अच्छी तरह से इनका नॉलेज हो जाता है, तब इनकी क्वालिफिकेशन हम हाईएस्ट लेवल पे अपॉइंट करते हैं. The Constitution has not specified the term of the members of the Election Commission, and the Constitution has not debarred the retiring Election Commissioner from any further appointment made by the government. इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर आपके रिटायर होते हैं तो फिर से गवर्नमेंट में और भी अपॉइंटमेंट लेके काम कर सकते हैं. तो यहाँ पे डिबार्ड का मतलब है कि रोकता नहीं है कि आप रिटायरमेंट के बाद इसमें अपॉइंट नहीं हो सकते. यू हैव अ राइट, आप अपॉइंटमेंट होके फिर से दूसरा काम कर सकते हैं. फंक्शंस एंड पावर्स, क्या काम है और क्या इनके इंपॉर्टेंट पावर्स हैं. द कमीशंस फंक्शन एंड पावर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट तीन तरह के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल. अब फंक्शंस देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन के. टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस का जो इलेक्शन है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रोसेस को अच्छी तरह से कंडक्ट करे. एंड टू डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन टाइमिंग को बताना कि कब किस टाइम पे किस आपके स्टेट का इलेक्शन कब है, हाँ. एंड पीरियोडिक एंड टाइमली इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, वेदर जनरल और बाय इलेक्शंस. फिर बात करते हैं टू डिसाइड ऑन द लोकेशन ऑफ पुलिंग स्टेशन, बनाना कि कौन कौन सा आपके जो पुलिंग स्टेशन वो होते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए उसको हम पुलिंग स्टेशन कहते हैं, ओके, कि कहाँ पे आपके लोग आके अपना वोट कास्ट करेंगे. असाइनमेंट ऑफ वोटर्स टू पुलिंग स्टेशन, लोकेशन ऑफ काउंटिंग सेंटर्स कहाँ होने चाहिए, अरेंजमेंट्स टू बी मेड इन एंड अराउंड पुलिंग स्टेशन एंड काउंटिंग सेंटर एंड ऑल अलाइड मैटर्स. टू प्रिपेयर इलेक्ट्रल रोल एंड इशू इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड को बनाना, इश्यूज करना, ओके, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. अगर आपके पास ये जो पूरा है, पूरा ये आपका जो लक्ष्मीकांत बुक है वहां से इसके प्रॉपर आपके फंक्शंस ये सब लिया गया है. अगर आपके पास बुक नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो आपके पॉलिटिकल्स के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो आपको इस एडुको ग्रेविटी पे लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो पूरे आपके लिए गए हैं लक्ष्मीकांत से. तो आपकी अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके छोटे छोटे कह सकते हैं कि आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके. सो इससे क्या होगा कि ये बहुत इजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए, और इससे आप, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है देखिए, लेकिन हाँ, हमें जब एग्जाम में लिखने को आता है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना. तो इम्पोर्टेंट क्या, अगर कोई आपसे पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, तो आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इज दैट विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो 4 लाइन फंक्शंस बता दीजिए, अगर हो सके तो आप उसको डायग्राम के थ्रू बताइए, तो वो ज्यादा प्लस पॉइंट होता है आपके एग्जाम को लेके, ओके.
तो है, तो आप छोटे छोटे इसको क्या कर सकते हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या फंक्शंस हैं। देन टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज को पहचान आइडेंटिटी देना कि उसके साइन जो उनका कहते हैं ना कि साइन है, जैसे कि किसी पार्टी का कमल है, बीजेपी का कमल है तो वो उसकी सिंबल है, उसको अलॉट करना। ओके ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करना, विथ सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू, और उससे कोई रिलेटेड आपका डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सॉल्व करना। तो ये जो भी आपके पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल से जो आपके कहते हैं ना, तो वो इलेक्शन कमीशन ही उसे रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को। तो सेट्स लिमिट्स ऑफ कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, मतलब जो आपके इलेक्शन पे खर्चे आ रहे हैं वो कितना होना चाहिए, कितना पॉलिटिकल पार्टीज, टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, एंड ऑल्सो मॉनिटर द सेम। ये भी देखना कि कोई इलीगल आपकी फंडिंग तो नहीं हो रही, ये सारी चीजें। टू एडवाइज इन द मैटर्स ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एडवाइस करना। टू इश्यू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इशू करना इन द इलेक्शन टाइम फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, सो दैट नो वन इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस, इलीगली कोई काम ना किया जाए उसको यूज करना, अपने पावर को कोई यूज ना करे, ठीक है, नेगेटिव वे में, तो उसको कंट्रोल करना, उस पे निगरानी रखना। Then determining the electoral constituencies, territorial area throughout the country बनाना, territorial constituency मतलब इतने एरिया में इतने लाख लोग जो हैं वो वोटर्स हैं, तो इस एरिया में इतनी कंडक्ट होगा आपका वोट, इतना इतने लोग आएंगे, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। प्रिपेयरिंग एंड पीरियोडिकली रिवाइजिंग इलेक्टोरल रोल्स एंड रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करना, उनके आईडीज बनाना, नोटिफाइंग द शेड्यूल एंड डेट्स ऑफ इलेक्शन, स्क्रूटनाइजिंग नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज करना। Granting recognition to the various political parties, allotting them election symbol, acting as a court to settle dispute concerning granting of recognition to political parties and symbols to the parties. देन अपॉइंटिंग ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करना कि इलेक्ट्रॉल जो अरेंजमेंट है उससे जो आपके डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उसको रिसॉल्व करना। डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू फॉलो बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स एज वेल ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स। देन प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम फॉर पब्लिश, जैसे कि आपकी एड वेड के लिए टीवी पे ना, तो किस तरह का आपका एड होना चाहिए, पब्लिसाइजिंग द पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये सबको देखना। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स कंसर्निंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। ओके तो ये भी एक पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को ऑन मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। Then advising the governor on matters of concerning the disqualification of MLA, okay, जो state के आपके MLAs appoint होते हैं, member of legislative assembly, cancelling pools in case of booth capturing, rigging, violence and other irregularities में उसको cancel करना, फिर से conduct कराना, requesting the governor or the president for requisitioning the staff required for conducting elections, election commission के पास अगर staff की कमी है तो state का election है तो उसमें governors को एडवाइस करना, रिक्वेस्ट करना कि हमें और स्टाफ चाहिए, और जो जनरल लेवल पे है तो उसमें वो प्रेसिडेंट से आपको स्टाफ की रिक्वेजिशनिंग होती है, उसको वो रिक्वेस्ट करते हैं। Then supervising the machinery of election throughout the country for ensuring the conduct of free and fair election हो जाए, उसमें कोई धांधली ना हो। Advising the president on whether election can be held in state under presidential rule or not, हाँ ये सारी चीजों का भी उसमें एडवाइस करना। Registering political parties and granting them the status of national और state party, अब नेशनल और स्टेट पार्टीज को कैसे पता चलता है, तो उनके जो आपका इलेक्शन में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है उस बेस पे उन्हें नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टी का जो कहते हैं रिकॉग्निशन होता है वो दिया जाता है। देन अब ये तो फंक्शंस और पावर्स हो गए, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। द कमीशन इज एडेड इन इट्स फंक्शन बाय डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट किया जाता है। द डेप्टी ईसीज आर टेकन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द कमीशन, दे हैव अ फिक्स्ड टेन्यूर। ओके
अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन फॉर इंडिया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है, इसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शंस को कंडक्ट कराने को लेकर, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ओके, इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस की कोई वो नहीं है, चांस नहीं है। द इलेक्शन कमीशन हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टिंग नेशनल एज वेल एज स्टेट इलेक्शन सिंस 1952 से। Okay, the election commission has brought disciplines among the political parties with the grey threat of de-recognizing if the parties fail in maintaining inner party democracy। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। हाँ, कमीशन के पास ये राइट है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज डिसिप्लिनली काम नहीं कर रही है तो वो उनके पार्टीज को डी रिकॉग्नाइज मतलब फेल कर देते हैं, वॉइड, नल एंड वॉइड बना देते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक बहुत पॉजिटिव कह सकते हैं कि एक काम किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। It supports the values preserved in the Constitution: equality, equity, impartiality, and independence as well. It creates awareness about the electoral process and electoral governance among stakeholders, जैसे इसमें आपके आते हैं political parties हो गए, voters हो गए, election functionaries हो गए, candidates and the people at large। Okay, इसमें सभी आते हैं, और जो इलेक्शन है जो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना अच्छा है कि इसमें ये बताया गया कि हम किसी से, चाहे वो किसी भी क्रेड का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, अगर वो कोई काम अपने देश के लिए कर रहा है तो चाहे किसी भी लेवल पे, उसके लिए सब चीज उसके लिए इक्वल है। ओके, इक्विटी इक्विटी है, कोई उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इम्पार्शलिटी नहीं है, इंडिपेंडेंस है, वो अब कुछ भी कर सकता है देश में रह के, कोई भी ट्रेड कर सकता है जो उसके देश को इकोनॉमिकली मजबूत करे। ओके, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कह सकते हैं किसी भी सोसाइटी का। चलिए आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको रिलेट करता है इलेक्शन कमीशन से। तो आर्टिकल 324 बताता है कि इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम है। ओके, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। आर्टिकल 325 325, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन टू और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, जैसे मैंने पहले बताया आपको। फिर आता है आर्टिकल 326, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट को कंडक्ट कराना। आर्टिकल 327 जो है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। आर्टिकल 328 है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद इलेक्शंस of such legislatures। and article 329 डील करता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो ये तो रहा इलेक्शन कमीशन, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस, काम किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, क्या टेन्यूर है, क्या टाइमिंग होती है, फंक्शंस क्या है। ओके, होप ये आपके लिए यूजफुल होगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।